दामाद रोज रोज मेरी बेटी को पिंडर भैंस कहता। बेटी मेरे घर आकर आंसू से रोती। बेटी को रोता देखती तो कलेजा मुंह को आता। दिल पर पत्थर रखकर आंसू साफ करती और दामाद की आओ भगत में लग जाती। लेकिन इस टेंशन से तंग आकर एक रोज दामाद को कमरे में बुलाया और अंधेरा कर लिया। उस रात मेरे होश उड़ गए। दामाद, मेरा नाम तबस्सुम है और शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थी। दुनिया में बहुत कुछ इंसान के बस में नहीं होता। औलाद और रिस्क तो खालिस अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। कबूलियत अल्लाह की जात ने करनी है। आजमाइश शर्त है। जब इंसान आजमाइश से गुजर जाता है तो अल्लाह उसे सब कुछ अता कर देता है, और जो नहीं मिलता उसका अजर क़यामत के लिए बचा कर रख दिया जाता है। मेरे शौहर अक्सर ही मुझसे नाराज रहते थे। उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। क्यों ना हो, औलाद दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत है। मगर ख्वाहिश तो मेरी भी थी, लेकिन इख्तियार मेरे पास कहाँ था। इख्तियार तो अल्लाह के पास है। बस यही मेरे शौहर को समझ नहीं आती थी। मेरे शौहर का नाम इरफान था। वो नौकरी पेशा थे। मेरी सास हयात थी, अलबत्ता ससुर का इंतकाल हो चुका था। एक जेठ था, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग रहता था। 2 नंदे थीं, दोनों शादीशुदा, अपने घर वाली थी। सबके बच्चे थे सिवाय मेरे। मेरी सास हर वक्त एक ही राग अलापती रहती थी। अल्लाह मेरे आंगन में भी फूल खिलाए, मेरे भी सूने घर में कह कहे गूंजे। एक दिन मेरे शौहर जॉब से वापस आए। इशा का वक्त होने वाला था। मैंने दरवाज़ा खोला। वो घर के अंदर दाखिल हुए। मैंने सलाम के बाद कहा, आपने आज बहुत देर कर दी, वरना तो मगरिब तक आ जाते हैं। वो बोले, दोस्तों के साथ बैठा था। इतनी जल्दी घर आकर बंदा करे भी तो क्या, एक दूसरे का मुंह देखे और बस खाना निकालो। मुझे भूख लगी है। मैंने कहा, जी अच्छा। मेरे शौहर मुंह हाथ धोने लगे। मैंने खाना ट्रे में रखा और कमरे में ले गई। मेरे शौहर ने टीवी ऑन करके खबरें लगा दी। वो सोफे पर बैठे हुए थे। मैं उनके सामने जो ही टेबल पर खाना रखा, उन्होंने बुरा मुंह बनाते हुए कहा, तबस्सुम, क्या मैंने इस महीने राशन में लोबिये की दाल लाकर गलती कर दी थी? हर तीसरे दिन लोबिये की दाल बनाकर सामने रख देती हो। मेरी सास भी वहीं बेड पर बैठी हुई थी। मैंने उनकी तरफ देखा क्योंकि सास की फरमाइश पर मैंने लोबिये की दाल बनाई थी, मगर मेरी सास नजरें चुरा गईं और कुछ न बोली। मेरे शौहर रोटी खाते हुए बोला, तंग आ गया हूं मैं, मेरे लिए बस यही रह गई है, फिंडर भैंस। फिंडर भैंस, मैं ये लफ्ज़ पहली बार सुन रही थी। मेरी सास के भी कान खड़े हो गए और वो बोली, फिंडर भैंस, ये कोई नई डिक्शनरी निकाल ली है तूने? इसका मतलब क्या है? मेरे शौहर बोले, अम्मी, इसका मतलब है ऐसी भैंस जो ना दूध दे सकती है और ना उसकी औलाद होती है। अम्मा तू खुद बता, ये सब सच है? गलत तो नहीं कहा मैंने? सास ने मेरी तरफ देखा और फिर से नजरें चुरा गई। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ, मैं उसी वक्त अपने कमरे में चली आई और बहुत रोई। मेरे शौहर का रवैया दिन ब दिन मेरे साथ बिगड़ता जा रहा था। फिंडर भैंस सुनकर मेरे दिल पर निश्चर चलते थे। फिर ऐसा अक्सर ही होने लगा। बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। मैंने भी हार न मानी और शौहर से कहने लगी, बच्चों का शौक है तो आपको खुद का भी चेकअप कराना चाहिए। मैं तो मुतादिद बार चेकअप करा आई हूँ। मुझे तो डॉक्टर एक ही जवाब देते हैं कि सब कुछ ठीक है, अल्लाह की तरफ से देर है। लेकिन मेरी सास फौरन जवाब देती है, ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब बच्चों की गोद भरी हुई है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। खबरदार जिस पर उंगली उठाई, तुझे अपने इलाज की जरूरत है। मेरे तो घर का सुकून बर्बाद हो गया। मुझे क्या इल्म था कि तेरे पाँव मेरे घर के लिए इतने भारी साबित होंगे। फिर जब मेरी सास शुरू होती तो उसको चुप करवाना मेरे बस की बात नहीं थी। एक दिन मैं नाराज होकर अम्मी की तरफ आ गई। मैं आंसू पोंछते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। अम्मी ने मुझे इस तरह रोते हुए देखा तो मेरी तरफ दौड़ी चली आई और बोली, अरे तबस्सुम, मेरी बेटी को क्या हुआ है? अम्मी ने मुझसे मेरा पर्स ले लिया। मैं अम्मी के गले लगकर रोने लगी। अम्मी मुझे कमरे में ले गई और चुप कराने लगी। दिल हल्का हुआ तो मैंने अम्मी को सारी रुदात सुनाई। ये सब सुनते ही अम्मी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तबस्सुम, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू यहीं मेरे पास रह। मैं भी तो देखूं कि इरफान को तेरी ज़रूरत है या नहीं। शाम हुई तो मेरे शौहर का फ़ोन आ गया। अम्मी ने उन्हें कहा कि शाम हो गई है, इसीलिए तबस्सुम को अकेले तो नहीं भेज सकती। हाँ, तुम आ सकते हो तो आकर ले जाओ। अम्मी ने उस पर जाहिर न किया कि मैंने अम्मी को कुछ बताया है। अम्मी ने खलील चचा को इमरजेंसी घर बुलाया और उन्हें भी यही बात बताई कि इरफान मेरी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा है। अगर उसे औलाद की इतनी ही ख्वाहिश है तो सिर्फ मेरी बेटी ही डॉक्टर के चक्कर क्यों लगाए? वो भी तो अपना चेकअप करवाए, अपनी रिपोर्ट मुझे भी लाकर दिखाए, तब मैं कोई फैसला करूंगी। खलील चचा रिश्ते में मेरे शौहर के चचा लगते थे। कहने लगे, बहन तुम फिक्र न करो, इरफान आने वाला है, मैं खुद उससे बात करता हूँ। इतने में मेरे शौहर आ गए। अम्मी मेरे शौहर से खासी नाराज थी। खलील चचा ने उन्हें शर्मिंदा भी किया, लेकिन
साथ समझाया। चूंकि गलती उनकी थी लिहाजा वो खामोशी से सर झुकाकर सुनते रहे। आखिर मामला रफा दफा हुआ और मेरे शौहर मुझे लेकर घर आ गए, मगर घर आते ही मेरे शौहर फट पड़े। वो मुझे कमरे में ले आए और 2 थप्पड़ मारते हुए बोले, तबस्सुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी सास कमरे में चली आई और बोली, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मेरे शौहर बोले, अम्मी, आज इसने मुझे अपनी माँ और खलील चचा के सामने 2 कौड़ी का कर दिया, भिंडर भैंस। मेरे शौहर ने नफरत से मेरी तरफ देखा और कमरे से चले गए। इसके बाद मेरी सास मेरे पास से बोली, तबस्सुम, मेरा बेटा क्या कह रहा है? हाँ। मैं अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी सहला रही थी। मेरी सास ने भी कोई कसर न छोड़ी, कोहनी मारकर मुझे बिस्तर पर धक्का दिया और न जाने क्या क्या कहती कमरे से चली गई। अगली सुबह मोहल्ले की पड़ोसन खाला किसी काम से घर आई। मैंने मशीन लगाई हुई थी और मैं कपड़े धो रही थी। मैं काम भी कर रही थी और मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। खाला ने मेरे गिरते आंसू देखे। जहां दीदा औरत थी समझ गई, मगर कुछ कहा नहीं। मेरी सास बरामदे में ही चारपाई पर बैठी हुई थी। खाला को देखते ही जोर से बोली, माशाअल्लाह, बड़े दिन बाद आई हो सकीना, मेरे पास बैठो, घर में क्या चल रहा है? तुमने तो चक्कर लगाना ही छोड़ दिया। पड़ोसन खाला मेरी सास के पास बैठ गई, हाल अहवाल सुनाने लगी। इतने में मोहल्ले का एक बच्चा दौड़ता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ और मेरी सास से बोला कि मेरी अम्मी आपको 10 मिनट के लिए बुला रही हैं, कह रही हैं कि आकर अपनी बेटियों के कपड़े देख लें, ठीक सिले हैं या नहीं। सास ने सकीना से कहा, बहन, मेरा 10 मिनट इंतजार कर लो, मैं बस गोली की तरह गई और आई। सास के जाते ही सकीना खाला ने मुझे बुलाया, तबस्सुम, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मैंने आंसू पोंछे और उनके सामने जाकर बैठ गई। सकीना खाला बोली, क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों रो रही हो? बस मोहब्बत भरे 2 बोल सुनने थे कि ज़ब्त का बंधन टूट गया। मुझे भी दिल हल्का करने को कोई चाहिए था। मैं सिसक सिसक कर रोने लगी। खाला सकीना मुझे चुप करवाते हुए बोली, बात तो बताओ, शायद मैं कोई अच्छा मशवरा दे सकूं। मैंने रोते हुए मुख्तसर तमाम रुदात सुना दी। खाला सकी ने कहा कि तबस्सुम बेटा, तुम्हारी सास को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उम्र गुजर गई इस मोहल्ले में रहते हुए, वो हमेशा से ही ऐसी है। मगर मेरी एक बात याद रखना बेटा, मर्द का सब्र औरत की तरह नहीं होता और ना ही वो अपनी अना किसी के आगे झुकने देता है। औरत तो रिश्ते बचाने के लिए अपनी अना भी अपनों के कदमों में डाल देती है। इसीलिए ऐसे ना कर बेटा, इससे नुकसान तेरी ज़ात को होगा। मोहब्बत और एतमाद से अपने शौहर को अपनी बात पर लेकर आ, वरना ऐसा ना हो कि तेरा घर भी टूट जाए और उसका इल्ज़ाम भी तेरे सर आ जाए। हर चीज़ का इल्ज़ाम तू अपने सर क्यों देती है? ये कहकर सकीना खाला ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, चल शाबाश, आंसू पोंछ ले और जाकर अपना काम कर, तेरी सास आती ही होगी। मैं उठकर किचन में चली आई कि इतने में मेरी सास घर आ गई। मौसम तब्दील होते ही हर साल मेरी सास अपनी दोनों बेटियों और उनके बच्चों को नए सीजन के कपड़े सिलवा कर देती थी। खाला सकीना की बात मेरे दिल को लगी, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। 2 दिन बाद मेरी तबीयत संभली तो मैंने उनका आइडिया अम्मी से शेयर किया और अम्मी को अपने साथ होने वाले वाक़े के बारे में नहीं बताया, क्योंकि फिर उन्होंने जज्बाती हो जाना था। मेरे शौहर का एक चेकअप ही तो था, बस ये हो जाता तो इलाज में आसानी हो जाती। अम्मी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका कोई हल निकालती हूँ। मैंने खुद को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया, बावजूद इसके कि मेरे शौहर की बेरुखी से दिल आबला हो रहा था। मैं अम्मी से भी हंस हंस कर बातें करने की कोशिश करती, उन्हें भी राजी करती। औरत को घर बनाने और उसे बसाने और फिर उसे बचाने के लिए कितनी तगदौ करना पड़ती है। 2 साल तो मेरी शादी को भी अच्छे गुजर गए, मगर 2 साल के बाद जब औलाद न हुई तो हर गुजरता दिन मैं अपने घर को बसाने और बचाने में लगी थी। तकरीबन 2 हफ्तों की मेहनत के बाद मेरे शौहर और सास का मूड बेहतर हुआ और घर का माहौल नॉर्मल हो गया। एक दिन मेरे शौहर शाम के बाद घर आए। मैंने उनके सामने खाना रखा। वो खाना खाते हुए कहने लगे, तबस्सुम, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक है? मैंने आज उन्हें डॉक्टर रियाज के क्लिनिक से निकलते देखा है। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मेरी तो अम्मी के साथ पिछले 3 दिन से बात भी नहीं हुई और ना ही अम्मी ने मुझे कुछ बताया है। वो बोले, अच्छा तो फिर तुम उन्हें फ़ोन करके उनकी खैरियत पूछ लेना। मेरी सास झट से बोली, हाँ भाई, बदलते मौसम का असर होगा। मैं कमरे में आई, मैंने अम्मी को फ़ोन मिलाया और उनसे खैरियत दरियाफ्त की। अम्मी ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं। मैंने कहा, अगर आप ठीक हैं तो डॉक्टर रियाज के क्लिनिक क्यों गई थी? इरफान ने शाम के वक्त आपको क्लिनिक से निकलते देखा है। ये सुनकर चंद लम्हों के लिए तो अम्मी खामोश हो गई, फिर बोली, मुझे 2 दिन से अपना बीपी कम लग रहा है, बस वही चेकअप कराने के लिए गई थी, मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। 2 दिन के बाद मेरी अम्मी की तरफ जाना हुआ। अम्मी ने इरफान के लिए ख़ास तौर पर बादाम वाला हलवा तैयार किया था, लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। अम्मी ने मुझे 2 डब्बे दिए, एक में इरफान के लिए हलवा था और दूसरे डब्बे में मेरी सास के लिए हलवा था। अम्मी ने ख़ास ताकीद की थी कि इरफान के डब्बे से हलवा ना खुद खाना और ना ही अपनी सास को खिलाना, और ये बात किसी को नहीं बताना।
میں امی کی اس بات پر حیرت زدہ تھی۔ میں امی سے وجہ پوچھتی رہی مگر وہ سوائے اس کے اور کچھ نہ بولی کہ عرفان کے حلوے میں بادام اور شوگر دونوں زیادہ ہیں، کیونکہ بادام تیز میٹھا عرفان کو پسند ہے۔ مگر میری پھر بھی تسلی نہ ہوئی، کیونکہ اس ڈبے سے حلوہ نہ کھانے کی کیا منطق تھی۔ تو امی نے بڑے ہی پیار سے کہا، تبسم بیٹا، والدین کے ساتھ بحث نہیں کرتے، وہ جو کہتے ہیں چپ کر کے مان لیتے ہیں۔ خیر، میں گھر آ گئی۔ جیسا امی نے سمجھایا تھا میں نے اسی طرح حلوے میں میرے شوہر اور میری ساس کو دیا۔ میری امی بادام والا حلوہ بہت اچھا بناتی تھی۔ امی کے ہاتھ کا بنا ہوا بادام والا حلوہ میری ساس اور شوہر دونوں کو بہت پسند تھا۔ میرے شوہر نے حلوہ کھایا اور بولے، بھائی تبسم، حلوہ تو تم بھی بناتی ہو، مگر جو ذائقہ آنٹی کے ہاتھ میں ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ 2 دن بعد میرے شوہر کی طبیعت ڈاؤن رہنے لگی۔ وہ معمول سے زیادہ سو رہے تھے۔ آخر ان کی طبیعت نہ سنبھلی تو وہ ڈاکٹر ریاض کے پاس چیک اپ کے لیے چلے گئے۔ ڈاکٹر ریاض ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے۔ میں نے امی کو فون کیا اور عرفان کی طبیعت کے بارے میں بتایا، کیونکہ جس رازداری سے امی نے مجھے عرفان کا حلوہ کھلانے کا کہا تھا تو میرا دل بھی ڈرا ہوا تھا۔ میرے شوہر چیک اپ کرا کے آئے اور بولے، بس ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لیے ہیں اور بڑی تسلی سے چیک اپ کیا ہے، یہی کہا ہے کہ بی پی ڈاؤن ہے اور کوئی خاص بات نہیں۔ پھر وہی ہوا، میرے شوہر نے 2 دن باقاعدہ دوا لی اور ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد امی نے مجھے اور میرے شوہر کو رات کے کھانے پر بلا لیا۔ ہم امی کی طرف گئے۔ امی نے کھانے کا بڑا اچھا اہتمام کر رکھا تھا۔ آج انہوں نے وہ سب چیزیں بنائی تھی جو عرفان کو پسند تھی۔ میرے شوہر یہ اہتمام دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے دل سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد میں نے چائے بنائی اور ہم سب نے خوب گپ شپ کی۔ امی نے ہمیں رات اپنے پاس ہی روک لیا، مگر مجھے یہ سب نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی تو بات تھی جو امی مجھ سے چھپا رہی تھی۔ وہ نہ بتاتی، ان کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا۔ 1-2 بار میں نے پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹال گئی۔ رات کے 11 بج گئے، مجھے نیند آنے لگی اور میں کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ 15 منٹ تک تو میں یوں ہی کروٹ بدلتی رہی، جس کے بعد مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں اٹھی اور کچن کی طرف پانی پینے کے لیے چل پڑی۔ میں نے سنا امی کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، 0 کا بلب چل رہا تھا۔ کمرے سے آتی آوازیں سن کر میں ٹھٹک کر رک گئی اور دروازے سے کان لگا کر سننے لگی۔ میرے شوہر نے کہا، مگر آنٹی، امی نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر مگر کچھ نہیں، جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ میں تبسم کے سامنے تمہیں شرمندہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے ہمیشہ میری بیٹی کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کیا۔ کیا تمہیں تبسم کی اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک بار تم بھی اپنا چیک اپ کرا لیتے تو کون سی قیامت آ جانی تھی؟ فائل تمہارے سامنے پڑی ہے، کسی بھی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو اپنی رپورٹ چیک کروا لو اور خود بھی اپنے ٹیسٹ کروا لو، مگر جب تک تم یہ نہیں کراتے تبسم کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ اب میں اپنی بیٹی کی زندگی مزید خراب نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کا گھر بس گیا ہے مگر گود تو خالی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی عمر بھر بچوں کے لیے ترستی رہے۔ تم یہ فائل اٹھاؤ اور اب جا کر آرام کرو۔ یہ سنتے ہی میں دبے قدموں تیز قدم اٹھاتی کمرے میں چلی آئی اور دوبارہ بیڈ پر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر کمرے میں آیا اور وہ بھی لیٹ گئے۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا عرفان صبح سویرے چلے گئے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے امی کو بتا دیا جو رات میں نے سنا تھا۔ امی نے کہا جب میں نے انہیں سکینہ خالہ کی باتیں بتائیں تو انہیں سکینہ خالہ کی باتیں بہت معقول لگی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح عرفان کا چیک اپ کرایا جائے۔ یہ بات انہوں نے ہمارے فیملی ڈاکٹر ریاض سے جا کر ڈسکس کی۔ ڈاکٹر ریاض نے امی کو ایسی دوائی دی کہ یہ کسی طرح عرفان کو کھلا دیں، اس کا بی پی ڈاؤن ہو جائے گا، وہ میرے پاس چیک اپ کے لیے آئے گا، میں اسے چیک اپ کے بہانے اس کے سارے ضروری ٹیسٹ لے لوں گا اور شہر کے بہت اچھی گائنی ڈاکٹر کو بھیج دوں گا۔ اس طرح عرفان کا چیک اپ بھی ہو جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ امی نے اسی طرح کیا اور بادام کے حلوے میں وہی دوائی ملا کر مجھے دے دی، اور جب ان کے ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ عرفان کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ مسئلہ ان کے اندر تھا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر امی نے رپورٹس انہیں دے کر کہا تھا کہ وہ خود بھی اپنی تسلی کر لیں۔ 2 ہفتے تک میرے شوہر نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 2 ہفتے بعد انہوں نے فون کیا، امی سے بات کی اور کہا کہ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، رزلٹ وہی ہیں جو امی نے کرائے تھے۔ امی نے مختصر عرفان سے کہا، بیٹا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب مختصر بات یہ ہے کہ تبسم کا سامان بھجوا دو، تبسم اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد امی نے عدالت سے مجھے خلا دلوا دی اور دوسری جگہ میری شادی کر دی۔ میری دوسری شادی کو بھی 4 سال گزر گئے ہیں۔ الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں، مگر میرے سابقہ شوہر کی دوسری شادی کے بعد بھی اولاد نہیں ہے۔